Hey, good morning students. Welcome to lecture 9 of our Python series. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैथ मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था. आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पाइथन की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या जिसे आप कह सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर कर दो. वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो. जिन क्वेश्चंस जिस उसमें भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. मैं एक लाइव सेशन जनरेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, या फिर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें आपको उन डाउट्स को क्लियर करके बता दूंगा. ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन पाइथन. ठीक, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आती कितनी स्टेटमेंट है? टोटल 3 तरीके की स्टेटमेंट्स है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में. अभी एक एक करके मैं सारी स्टेटमेंट्स आपको बताता हूँ. ठीक, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन पाइथन. स्टेटमेंट्स इन पाइथन. पहली, there are 3 selection statements in Python. First, if statement. Second, if else statement. And third, if elif ladder. ठीक, तो ये 3 तरीके की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है आपके पास पाइथन में. पहली है इफ स्टेटमेंट, दूसरी है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरी इफ एलिफ लैडर. ठीक, अब इन तीनों सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को मैं 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर करके बनाऊंगा ताकि तीनों आपको अलग अलग सारे कंसेप्ट तीनों के बारे में क्लियर रहे. ठीक, अब करते क्या है, हम सबसे पहले आज के लेक्चर में इफ स्टेटमेंट को शुरू करेंगे. मगर इफ स्टेटमेंट शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि भाई इन तीनों को सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है, या कंडीशनल स्टेटमेंट, एक और नाम होता है इनका कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है? तो उसके पीछे एक वजह है. देखो, मैं आपको ना इस इधर पाइथन का एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा. सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं एक कोड बनाता हूँ. P इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, enter the principal amount. R is equals to int input, enter the rate. Then T is equals to int input, enter the time. और फिर SI is equals to फॉर्मूला है P into R into T whole divided by 100. और print the simple interest is the simple interest is ऐसा. तो अगर हम इस कोड की बात करें, ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो इसमें पहले ये फर्स्ट लाइन चलेगी, ये वाली. उसके बाद ये दूसरी लाइन चलेगी, फिर ये तीसरी लाइन चलेगी, फिर ये चौथी लाइन चलेगी और फिर ये 5वीं लाइन चलेगी. मतलब कोड ऊपर से शुरू होगा और लाइन बाय लाइन नीचे तक एग्जीक्यूट होगा. क्या कोई भी लाइन छोड़ी जाएगी इसमें से? नहीं. हमारा जो इंटरप्रेटर है एक भी लाइन को नहीं छोड़ेगा. और आज तक आपने मुझसे जितना भी पढ़ा है इस पाइथन सीरीज में, उसमें जितने भी कोड आपके बनेंगे सारे सिलेक्शन वाले नहीं बनेंगे, सारे सीक्वेंशियल बनेंगे. सीक्वेंशियल मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक ऊपर से शुरू होगी फर्स्ट लाइन से और लास्ट पे आते आते खत्म हो जाएगी. बीच में किसी लाइन को नहीं छोड़ेगा हमारा कोड. मगर बाय चांस अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं जिसमें आपको बताना है कि एक नंबर एंटर करो और वो नंबर इवन है या ऑड है, तो भाई एक टाइम पे एक जो नंबर है या तो इवन ही हो सकता है या तो ऑड. ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ही, एक नंबर दोनों निकल जाए, इवन भी निकल जाए ऑड भी निकल जाए? नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आपको जब इसका कोड बनाओगे इस क्वेश्चन का, तो आपको लिखने तो दोनों पड़ेंगे कि भाई अगर नंबर इवन है तो इवन को प्रिंट करो, वरना ऑड को. मगर चलेगा दोनों में से कोई एक.
चलेगा दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे लाइंस में सिलेक्शन आ गई। तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स है इन्हें सिलेक्शन स्टेटमेंट बोला जाता है। ऐसी चीजों को जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है और उनमें से चलनी कोई एक ही है, ऐसी चीजों को हैंडल किया जाता है किससे? आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट से। ठीक है, और आज हम अपनी पहली सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द इफ स्टेटमेंट। क्लियर? इस लेक्चर में हम इफ को जानेंगे। तो होप सभी को ये बात क्लियर कि एक सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, जहां पे आपके पास कोड में सिलेक्शन आ जाए कि या तो ये चलाओ या तो ये। सिलेक्शन मल्टीपल भी हो सकती है, सिर्फ दो नहीं, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आज हम हेडिंग डालते हैं द इफ स्टेटमेंट। हमारी इफ स्टेटमेंट करती क्या है? द इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन, फुल स्टॉप। एक कंडीशन टेस्ट करता है। इफ, अगर वो कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड, तब एक कोर्स ऑफ एक्शन चलता है, मतलब एक बॉडी चलती है, फुल स्टॉप। अदरवाइज इट इज इग्नोर। ठीक है, अब सिंटेक्स यूज कैसे करना है, पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं। भाई इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन टेस्ट करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो जो भी उसकी बॉडी में मैं लिखूंगा, बॉडी में कैसे लिखा जाता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी उसकी बॉडी में मैं लिखूंगा वो फॉलो करेगा, मतलब चलेगा, वरना वो इग्नोर हो जाएगा। सिंटेक्स आपको क्या लगाना होता है? इफ के बाद इफ के सामने एक कंडीशन आती है। अब कंडीशन सर्कुलर ब्रैकेट में भी डाली जा सकती है, डायरेक्टली भी लिखी जा सकती है, और फिर कोलन लगता है। कोलन लगाने का क्या मतलब है? ये इंडेंटेशन के लिए यूज होता है भाई। अब इंडेंटेशन से क्या मतलब है सर आपका? देखो भाई, जब हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं ना जिसकी हमें बॉडी, देखो इफ कंडीशन, एक कंडीशन टेस्ट करेगा इफ स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस बेसिस पे आपको एक बॉडी चलानी है, तो उस बॉडी को हमेशा कोड के मतलब इफ के लिए इंडेंटेड रखना पड़ेगा। तब कंप्यूटर समझेगा कि ये जो लिखा गया है वो इफ की बॉडी है। अगर आप इंडेंटेशन नहीं रखते हो तो वो इफ की बॉडी नहीं मानेगा। जैसे कि पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं, यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट रखोगे वो इफ की क्या मानी जाएगी? बॉडी मानी जाएगी। इफ कंडीशन, इफ के सामने कंडीशन आती है और उसके सामने उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी एक से ज्यादा हो सकती है भाई, कितनी भी स्टेटमेंट। ये सिंटेक्स होता है किसका? इफ स्टेटमेंट का। अब मैं आपको थोड़ा इंडेंटेशन का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन हम इफ स्टेटमेंट के करते हैं। ठीक, इफ के बारे में हमने ये जाना कि इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन टेस्ट करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो एक बॉडी चलती है, अदरवाइज वो बॉडी इग्नोर हो जाती है। और कैसे पता लगेगा कोई चीज इफ की बॉडी है? वो इफ के लिए इंडेंटेड होगी। इंडेंटेड मतलब वो थोड़ा सा आगे लिखा जाता है इफ से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इंडेंटेशन का पहले मीनिंग क्लियर करता हूं। देखो भाई, अगर मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ कोड में a इज इक्वल्स टू, और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं रखता हूँ 156, और मैं यहाँ आके प्रिंट करता हूं अपना नाम प्रिंस। तो आपको पता है ये जो कोड है, ये जो प्रिंस है, ये प्रिंस इफ की बॉडी के अंदर तो है नहीं, मतलब कंडीशन के लिए डिपेंडेंट है नहीं, तो ये तो बार बार चलेगा कोड में क्योंकि ये कोड का पार्ट है। फिर इसके बाद एक कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर a की वैल्यू लेस देन 100 है, a की वैल्यू लेस देन 100 है, अगर 100 से कम है, तो प्रिंट करना। मैं एक नाम रखता हूं करण, और एक दूसरा नाम रखता हूं प्रिंट आरती। ठीक, और अगर देखो ये इंडेंटेशन था, मतलब इफ के लिए जो बॉडी है वो ये दो नाम है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें इफ के लिए इंडेंट कर दिया है, इफ के लिए थोड़ा सा आगे लिखा है, तो ये बॉडी का पार्ट माना जाएगा। और अगर मैं इससे बाहर निकल के पीछे आके प्रिंट एक तीसरा नाम लिख देता हूं कुणाल, तो अब फिर से वही बात कि ये जो कुणाल है ये इफ के लिए इंडेंटेड नहीं है, और इफ के लिए इंडेंटेड नहीं है तो ये इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है, कंडीशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ये चलेगा ही कोड में, ये दो नाम तभी प्रिंट होंगे जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कोड को। इसका आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ। इसका आउटपुट में पहले प्रिंट आएगा, क्यों? क्योंकि यह कंडीशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद इफ कंडीशन है, जो कि आपको दिख रहा है कि गलत है, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू 156 है, तो हमारी कंडीशन मैच तो कर नहीं रही। तो ये कंडीशन जब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इफ की बॉडी चलेगी नहीं, और इफ की बॉडी नहीं चलेगी तो
करण और आरती ये दो नाम प्रिंट नहीं होंगे, और फिर ये जो कुणाल नाम है ये इफ के लिए फिर से इंडेंटेड नहीं है, मतलब उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो ये तो प्रिंट होना ही है। तो इस आउटपुट में प्रिंस आएगा और कुणाल आएगा। मैं कोड को रन करता हूं। कोड को रन करने के बाद आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, प्रिंस और कुणाल। ठीक, अब एक काम करता हूं, मैं ये जो आरती नाम है ना इसको भी इंडेंटेशन से जरा बाहर निकाल देता हूँ। ये मैं पीछे ले आया इसे। तो अब इफ के लिए इंडेंटेड कौन है? सिर्फ एक नाम, दैट इज करण। मतलब इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होने पे करण प्रिंट होगा, नहीं होने पे करण नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इफ की कंडीशन सेटिस्फाई तो होगी नहीं। तो मैं रन कर देता हूं एक बार। प्रिंस आरती कुणाल, क्योंकि आरती अब इफ के लिए इंडेंटेड नहीं था, उसकी कंडीशन का पार्ट नहीं था, इसलिए वो बाहर आते ही प्रिंट होने लग गया। तो होप सभी को क्लियर कि इफ जो है वो एक कंडीशन टेस्ट करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अपनी बॉडी को चलाता है। बॉडी कैसे पता लगती है? जितनी चीजों को आप इफ के लिए इंडेंट करोगे वो इफ की बॉडी मानी जाएगी। इंडेंट कैसे कैसे करते हैं? आप थोड़ा सा आगे कर दो अपने कंटेंट को, वो इंडेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 4 कैरेक्टर्स गिन के आगे होते हैं। बाकी आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद आगे कर लेता है भैया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कोलन लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे, तो कर्सर ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेड ही फॉर्म में मिलेगा, आगे ही मिलेगा। तो होप सभी को इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि इफ स्टेटमेंट क्या करती है और कैसे चलती है। अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इफ के, और फिर हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि अभी हम पहले लेक्चर में सिर्फ इफ को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम इफ एल्स को। ठीक, अब हम करेंगे इफ से रिलेटेड कुछ कोड। जैसे पहला कोड जिसमें कंडीशंस का यूज हो सकता है, वैप टू एंटर एज ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की एज एंटर करो एंड चेक वेदर ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक, तो एक एज नाम का वेरिएबल इंट इनपुट। अब आपको पता है ना कि भाई यहाँ पे भी सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो या तो वो एलिजिबल होगा या तो नहीं, और सभी को वोटिंग का क्राइटेरिया पता ही होगा कि 18 या 18 प्लस। ठीक, तो एंटर द एज ऑफ पर्सन। मैंने पर्सन की एज एंटर करा ली। उसके बाद इफ एक कंडीशन लगाई कि अगर जो एज एंटर कराई है मैंने वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो इस सिचुएशन में इंडेंटेड प्रिंट करो क्या एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, वरना एल्स, सॉरी अभी तो हमने एल्स पढ़ा नहीं ना, तो एक से ज्यादा इफ आप कंडीशन में लगा सकते हो। इफ एज लेस देन 18, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ कंडीशन को आप सर्कुलर ब्रैकेट में भी डाल सकते हो और बिना सर्कुलर ब्रैकेट, तो मैं इधर सर्कुलर ब्रैकेट हटा रहा हूं। ठीक है, दोनों चलेंगे, दोनों वर्किंग है। प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और हमारा जो वेरिएबल है वो ए नहीं एज है, मैंने यहाँ गलती से ए लिख दिया है, तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है मुझे। ठीक, अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। सेव कर लेते हैं, कोड को रन करते हैं। अब देखना, वो मुझसे मांगेगा एंटर द एज ऑफ अ पर्सन। मैं एज में 45 डालता हूं, तो ये पर्सन एलिजिबल होगा। एंटर प्रेस करा, आ गया एलिजिबल फॉर वोटिंग। मगर यहीं पे अगर मैं एज में 18 से कम कोई डालता हूँ, जैसे मैं रन करता हूँ कोड को, ये फिर से मुझे बोलेगा एंटर द एज ऑफ अ पर्सन। मैं डाल देता हूँ 15 ईयर्स, तो क्या 15 वाला नहीं होगा? बिल्कुल, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, तो एक क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, वर्ब टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। कोई नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है। एक नंबर एंटर करो और बताओ वो इवन है या ऑड है। तो मैं नम इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इन इनपुट एंटर द नंबर। ठीक, एक नंबर एंटर हो गया भाई। अब इफ इवन की कंडीशन कैसे लगाए? नम 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर। इवन नंबर क्या होता है भाई? जो 2 से कंप्लीटली, अक्सर लोग सोचते हैं कि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। भाई 2 से 3 भी डिवाइड होता है। ठीक, तो 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली मतलब डिवाइड होके रिमाइंडर क्या देते हैं? 0। तो अगर हमारा नम 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा,
तो हम बोल सकते हैं प्रिंट नंबर इज इवन, हमारा नंबर इवन है। और इफ अगर वही सेम चीज नम 2 से डिवाइड होके नॉट इक्वल्स टू 0 दे दे, या इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो भाई, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 देंगे। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट नंबर इज ऑड। मैं ऊपर वाले कोड को ना जरा कमेंट बना देता हूँ, वरना वो भी चल जाएगा। ठीक, रन करते हैं कोड को और आप चेक करोगे कि इवन ऑड का केस कैसे चलेगा। 56, द नंबर इज इवन। एक बार दोबारा रन करते हैं बंद करके। एंटर नंबर 41, द नंबर इज ऑड। तो होप सभी को इफ स्टेटमेंट क्लियर। इफ में आप कितनी भी कंडीशन, जितने इफ लगाना चाहो नीचे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हमने अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट की पहली स्टेटमेंट कर ली, दैट इज द इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको एंड में, स्क्रीन के एंड में कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जो इफ के होंगे। आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस है जो इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जिसको जिस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा वो मुझे कमेंट में मैसेज कर देगा। मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिनमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे। ठीक, होप आज का सारा कंटेंट आपको समझ आया हो। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।